एपिसोड 54। साक्षी के चेहरे पर उदासी आई और उसने सोचते हुए कहा, तो मैंने पहले तुम्हें 2 बार बचाया था और अब तुम मेरे लिए मेन लिंगजी ढूंढ रहे हो। क्या यह भी सौदा है? रेयांश थोड़ा चौंका, फिर झुंझला कर बोला, क्या तुम्हारा दिमाग गधे का है? तुम्हारा है। ठीक है, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। लेकिन छोटी साक्षी, कंधे पर बैठी इस छोटी सी परी को देखते हुए, जो हल्की रोशनी से चमक रही थी और बादलों में लिपटी हुई थी, रेयांश ने धीरे से कहा, अगर ये एक सौदा है तो मैं चाहता हूं कि यह जारी रहे और कभी खत्म ना हो। साक्षी ने रेयांश की बात का मतलब समझ लिया और तुरंत उसका चेहरा लाल हो गया। पता नहीं वो गुस्से से लाल हुई थी या शर्म से। इस समय रेयांश पहले से ही उस लौह पट्टिका के पास खड़ा था। अब यह लौह पट्टिका पूरी तरह शांत हो गई थी और एक साधारण लोहे के टुकड़े की तरह दिख रही थी। रेयांश ने जमीन से एक पत्थर उठाया और इस लौह पट्टिका पर मारा। जब कुछ नहीं हुआ तो उसने सावधानी से उस लौह पट्टिका को छुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि यह रहस्यमयी लौह पट्टिका थोड़ी ठंडी थी। रेयांश अच्छी तरह जानता था कि पहले वो अनंत अग्निसागर इसी से निकला था। उसके अनुमान के अनुसार यह लौह पट्टिका बहुत गर्म होनी चाहिए थी। इस समय वो खुद इस लौह पट्टिका को ध्यान से देख रहा था। लौह पट्टिका के सामने एक जलते हुए सूरज का चित्र उभरा हुआ था, इसके अलावा कुछ नहीं था। साक्षी, क्या तुम समझ सकती हो कि यह क्या चीज है? इसमें क्या खास है? साक्षी ने भौहें से कुड़ते हुए इस लौह पट्टिका के चारों ओर कुछ देर तक उड़ान भरी, फिर सिर हिलाते हुए कहा, मैं अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकती। इसमें शक्तिशाली शक्ति है, लेकिन वो बंद है। मुझे लगता है कि यह लौह पट्टिका मध्य प्राचीन युग के कुछ शक्तिशाली योद्धाओं की विरासत की चाबी जैसी है। मध्य प्राचीन युग यानी तायगु युग के बाद वाला वह युग जब संप्रदाय और कुल हर जगह थे और बहुत ज्यादा शक्तिशाली योद्धाओं का समय था। सुना है कि उस युग के शक्तिशाली योद्धाओं ने कई विरासतें छोड़ी थी। तो क्या यह सच है? हाँ, लेकिन मैं केवल अनुमान लगा रही हूं। और तुम्हें केवल एक चाबी मिली है, खजाना नहीं। इसलिए फिलहाल इसका कोई उपयोग नहीं है। बेहतर है इसे छिपा लो और जल्दी नायक को लौट चलो। रेयांश भी यही सोच रहा था। उसने सिर हिलाया और उस लौह पट्टिका को आकाशीय थैली में रख दिया। वो जाने वाला ही था कि अचानक उसने चेतन झांसी और विनय मेघावाल दोनों की लाशें देखी। दोनों अभी अभी मरे थे। इस वक्त उनमें अभी भी खून की गंध थी। रेयांश अभी भी ड्रैगन सोल रूप की अवस्था में था, इसलिए उसे अचानक खून में हलचल महसूस हुई, जैसे उसने स्वादिष्ट भोजन देख लिया हो। पहले से ही लाल आंखों से खून की चमक निकलने लगी। क्या हुआ? अचानक रेयांश की अजीब हालत देखकर साक्षी ने चिंता से पूछा, वे पहले ही मर चुके हैं। यह खून यहां बेकार जा रहा है। अगर मैं रक्त शोधन तकनीक का उपयोग करूं तो शायद अपनी ताकत को एक और स्तर तक बढ़ा सकता हूं। रेयांश इस वक्त ऐसे बोल रहा था जैसे वो खुद को जोर से रोक रहा हो, लेकिन फिर भी अपनी इच्छा को बोल दिया। इस समय उसके शरीर में वे खून जैसे लाल रंग के दिव्य ड्रैगन की परछाइयां पागलों की तरह दहाड़ रही थी। हर एक ने अपना मुंह बड़ा खोल रखा था और एक साथ मिलकर एक शक्तिशाली मानसिक शक्ति बना रहे थे, जो रेयांश को आगे बढ़ने के लिए उकसा रही थी, उन पर रक्त शोधन तकनीक का उपयोग करने के लिए। रेयांश की अजीब हालत देखकर साक्षी ने तुरंत अपनी तलवार को जोर से खींचा। जब तक रेयांश को दर्द नहीं हुआ और वो उस अवस्था से बाहर नहीं आया, तब साक्षी ने गंभीरता से कहा, सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी है। ध्यान से सुनो। रेयांश को भी नहीं पता था कि अभी क्या हुआ था। जब उसने उन दोनों की लाशें देखी तो अचानक उसका पूरा शरीर बहुत भूखी अवस्था में आ गया और स्वादिष्ट भोजन सामने था। अगर साक्षी यहां नहीं होती तो शायद वो चेतन झांसी और विनय मेघवाल के खून को आध्यात्मिक शक्ति में बदल चुका होता। दरअसल जब से उसे यह रक्त शोधन तकनीक की शक्ति मिली है, रेयांश को भी लगता था कि इस तकनीक को इंसानों पर उपयोग करना सही नहीं है, क्योंकि यह तकनीक लूट की विधि है। दूसरों को नुकसान पहुंचाकर खुद को मजबूत करना बहुत खूनी और क्रूर है। पहले भरत राजवंशी के साथ भी यह केवल इसलिए था क्योंकि वो उससे बेहद नफरत करता था। और रेयांश के अपने नैतिक विचारों के अनुसार दूसरों के खून को लूटकर खुद को मजबूत करना, यह तरीका सच में अच्छा नहीं है। राक्षसी जानवरों पर उपयोग करना ठीक है, लेकिन इंसानों पर उपयोग करने से शायद सभी का गुस्सा भड़क जाए। मुझे भी नहीं पता कि तुम्हें जो तायागु दिव्य ड्रैगन का विरासत रक्त मिला है वो किस ड्रैगन प्रजाति का है, लेकिन मुझे लगता है कि वो शैतानी ड्रैगन की प्रजाति से होगा। ये रक्त शोधन तकनीक इतनी खूनी है, एक नज़र में पता चलता है कि यह शैतानी ड्रैगन की तकनीक है। तुम कुलई नगर में अभी ठीक हो, यहां कोई शक्तिशाली योद्धा नियंत्रण करने वाला नहीं है। लेकिन अगर तुम किसी बड़ी जगह पर हो तो बेहतर है कि इस तकनीक को खुलेआम इंसानों पर उपयोग न करो, वरना वे शक्तिशाली योद्धा तुम्हें शैतानी होने के आरोप में खत्म कर देंगे। और अगर इसका ज्यादा उपयोग किया तो पता नहीं तुम पर क्या असर होगा। इस तरह के खून से जुड़े दिव्य ड्रैगन आमतौर पर हिंसा और क्रूरता से भरे होते हैं। मुझे डर है कि एक दिन तुम इस वजह से खुद को खो दोगे, इसीलिए बेहतर है कि थोड़ा सावधान रहो। साक्षी की बातें रेयांश के लिए सिर पर गिरी गदा की तरह थीं। पहले जब उसे यह रक्त शोधन तकनीक मिली थी तो वो बहुत उत्साहित था। उसने लगातार कई भूमि रक्त छिपकलियों को मारा था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि इस तकनीक का उसके मन और स्वभाव पर क्या प्रभाव होगा। अब सोचने पर, अगर वो केवल मजबूत होने के लिए लगातार हत्याएं करता रहा
तो शायद वो सच में खुद को खो देगा। और साधना के रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक शक्ति को अचानक बढ़ाने का यह तरीका शायद साधना को अस्थिर भी कर सकता है। ये सब सोचकर रेयांश ने फैसला किया कि वो रक्त शोधन तकनीक का कम से कम उपयोग करेगा। आखिरकार मजबूत होने के और भी कई तरीके हैं। जरूरी नहीं कि रक्त शोधन तकनीक का ही उपयोग किया जाए। भले ही रक्त शोधन तकनीक का कम उपयोग करूं, मेरे मजबूत होने की रफ्तार धीमी नहीं होगी। जब साक्षी ने देखा कि रेयांश ने अपना मन बदल लिया है तो उसके मन की चिंता दूर हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह सबसे अच्छा है। अब हम कुलई नगर वापस चलते हैं। हालांकि मेरे अनुमान के अनुसार गॉड फ्रूट को पकने में लगभग 8 दिन लगेंगे, लेकिन समय में थोड़ा अंतर भी हो सकता है। रेयांश की गालियों की आवाज फेनतियान पर्वत श्रृंखला के आसमान में गूंजने लगी। फेनतियान पर्वत श्रृंखला से सिरोना पर्वत तक की दूरी तय करने में रेयांश को लगभग 1 दिन लग गया था। जब वो सिरोना पर्वत के पास पहुंचा तो उसने देखा कि यहां अभी तक कोई अजीब स्थिति नहीं थी। इसका मतलब था कि गॉड फ्रूट अभी तक पका नहीं था और नायक राजवंशी कुलों के बीच महायुद्ध भी शुरू नहीं हुआ था। ये जानकर रेयांश ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ कि गॉड फ्रूट अभी नहीं पका। साक्षी, अगली बार ऐसे अहम मामलों में अगर तुम्हें पूरा यकीन ना हो तो तुमसे गुजारिश है, साफ साफ बोल देना। अच्छा ठीक है, कितना बकबक करते हो? रेयांश ने और कुछ नहीं कहा। देखते ही देखते गॉड फ्रूट के पकने का समय नजदीक आ रहा था। इस बार बाहर निकलने पर नायक कुल के लोग जरूर परेशान हो गए होंगे। इसीलिए सबसे जरूरी काम था जल्द से जल्द नायक कुल के पूर्वज से मिलना और फिर साथ मिलकर गॉड फ्रूट के बारे में योजना बनाना। जल्द ही रेयांश कुलई नगर में प्रवेश कर गया। कुलई नगर में राहगीरों की संख्या काफी कम हो गई थी। मुख्य सड़क पर पहले जैसी चहल पहल नहीं थी। सब कुछ बहुत शांत था, लेकिन रेयांश को महसूस हुआ कि यह तूफान से पहले की शांति थी। भले ही नायक कुल अब नगर प्रमुख का पद संभाल रहा था, लेकिन राजवंशी कुल के पास ड्रैगन नस्क क्षेत्र 9वें स्तर के 2 महान योद्धा थे। इसलिए कुल मिलाकर उनकी ताकत अभी भी नायक कुल से ज्यादा मजबूत थी। अब जोशी परिवार के लोग जा चुके थे और राजवंशी कुल हार मानने को तैयार नहीं था। इसलिए कुलई नगर के बहुत से लोग जानते थे कि जो दोनों कुल कभी भाइयों की तरह थे, अब एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। दोनों के बीच जरूर एक बड़ा खूनी संघर्ष होने वाला था। इसी वजह से बाहर निकलने की हिम्मत करने वालों की संख्या कम हो गई थी और कुलई नगर में यह शांति छाई हुई थी। जल्द ही रेयांश ने नायक कुल के मुख्य द्वार को देखा, लेकिन इस समय मुख्य द्वार पर 10 से अधिक पहरेदार खड़े थे और सभी बेहद सतर्क दिख रहे थे। रेयांश के मन में अचानक एक बुरा एहसास हुआ और वो तेजी से आगे बढ़ा। इसी समय उन पहरेदारों ने उसे देख लिया। तुरंत कोई अंदर सूचना देने भागा और बाकी लोग उसकी तरफ बढ़े। उन्होंने कहा, युवा स्वामी रेयांश, पूर्वज ने कहा है कि आप लौटते ही सीधे उनसे मिलें। उस व्यक्ति के चेहरे पर बेचैनी थी। रेयांश के मन की चिंता और बढ़ गई, इसलिए वो लगभग भागते हुए नायक कुल के अंदर घुसा। जल्द ही नायक कुल के पूर्वज और अन्य लोग उससे मिलने आए। जब रेयांश ने नायक कुल के पूर्वज का तना हुआ चेहरा देखा तो उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने भीड़ में नजरें घुमाईं। हर किसी की भौहें सिकुड़ी हुई थी और चेहरे पर दुख की छाया थी, लेकिन इन सबके बीच सिर्फ मीरा देवी गायब थी। नाना जी, मेरी माँ कहाँ है? रेयांश के चेहरे पर गुस्सा उभरता देख नायक कुल के पूर्वज ने उसकी बांह पकड़कर उसे पास की पत्थर की बेंच पर बिठा दिया। नायक कुल के पूर्वज का चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, रेयांश बेटा, मैं तुम्हें बताता हूं, लेकिन तुम बिल्कुल भी आवेश में मत आना, क्योंकि अभी भी इसे सुधारने का तरीका है। रेयांश की आंखों में तुरंत खून की लालिमा उभरने लगी। नायक कुल के पूर्वज ने ऐसा कहा तो उसे 100% यकीन हो गया कि मीरा देवी के साथ सचमुच कुछ हो गया है। हालांकि उनके बीच का रिश्ता अभी भी कुछ अस्पष्ट था, लेकिन रेयांश कभी भी किसी को उन्हें चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं देगा। जब नायक कुल के पूर्वज ने कहा कि इसे सुधारने का तरीका है, तो रेयांश ने ठंडी आवाज में कहा, नाना जी, आप बताइए। मैं आवेश में आने वाला व्यक्ति नहीं हूं। आप मुझे पूरी घटना और परिणाम बता दीजिए। मैं आपकी राय के अनुसार ही काम करूंगा। नायक कुल के पूर्वज ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर भी दुख और गुस्सा दोनों थे। उन्होंने कहा, बात यह है, कल ही की है। मीरा फिर से अकेले नगर के बाहर चली गई थी, लेकिन उसे राजवंशी कुल के दोनों बूढ़ों ने देख लिया। इसलिए अब उसे पकड़कर राजवंशी कुल में ले जाया गया है। तुम चिंता मत करो, उन्होंने उसी समय तुम्हारी मां को मार नहीं डाला। इसका मतलब है कि अभी भी मौका है। रेयांश बेटा, यह सब तुम्हारे नाना जी की गलती है। मैं राजवंशी कुल गया था और उन दोनों भाइयों से युद्ध भी किया, लेकिन मैं अकेला उन दोनों का मुकाबला नहीं कर सका। लेकिन मैं पक्का जानता हूं कि तुम्हारी मां सुरक्षित है। तो ये बात थी। उसने अभी अभी मीरा देवी को माफ करने का सोचा था कि भविष्य में इस महिला की रक्षा करेगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर गया, उसे अगवा कर लिया गया। रेयांश के लिए यह एक ऐसा उकसावा था जो उसके अंदर आग की लपटें भड़का सकता था। जब रेयांश ने भरत राजवंशी को मार डाला था, मीरा देवी राजवीर शेन की कब्र पर गई थी। रेयांश को उस समय कुछ खास नहीं लगा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसी वजह से मीरा देवी को पकड़ लिया गया। आगे क्या होगा, स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो सब लोग